Namaste. Good morning to all our viewers in today's workshop being organized by Global Yoga Alliance under the leadership of Dr. Gopalji. Yoga takes us to the present moment where life exists. On behalf of Global Yoga Alliance, I extend a heartiest welcome to world renowned international yoga guru Sunil Singh ji, who is a graduate and gold medalist in Ashtanga Yoga Teachers Training course from Mantalai, JNK. Yoga Guru Sunil Singh is also the founder of Yoga Lovers Trust and Urban Yoga Studio. He has more than 3 decades of experience in the field of yoga, and he has conducted about 3,200 workshops in yoga in languages Hindi, English, Punjabi, and Bhojpuri. Guru Sunil Singh has also written various articles, say more than 1,200 articles for various prominent newspapers, magazines, and websites. He has also authored about 11 books, which is indeed a great achievement. I would like to also mention here Guru Sunil Singh is a international yoga guru, columnist, author, and model and a celebrity guru who has conducted various workshops at the national and international level. I missed out a point here. International yoga guru Sunil Singh has done about 3,200 yoga programs in English, Hindi, Punjabi, and Bhojpuri with 38 national and international channels. So, sir, we welcome you in today's workshop and we all feel blessed to have you here. I will hand over the mic to you now. Thank you. Thank you very much, madam. Pleasure is mine, and I would like to thank Dr. Gopal, his entire team, those who are working in the field of health and wellness, inviting people like me to share a little bit knowledge which I have. I'll try to speak in English so that more people will understand what I mean to say about this. जैसा कि आज हमारे इसका टॉपिक जो है कि हम कैसे अपनी प्राण ऊर्जा को इंक्रीज करें टोटल वेलनेस के लिए। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि प्राण ऊर्जा, एवरीबडी नोज अबाउट प्राण ऊर्जा, व्हाट इज प्राण ऊर्जा, बट प्रैक्टिकली जो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, ऑल्दो मेनी योगा टीचर्स मस्ट बी नोइंग इट, बट जनरली लोगों का परसेप्शन ये रहता है कि जो हम श्वास लेते हैं और जो हम श्वास छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राणा। बट जो हम श्वास लेते हैं और जो हम श्वास छोड़ते हैं, दैट इज नॉट प्राणा। प्राणा इज मोर सटलर। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास इज ए व्हीकल एंड द प्राणा इज पैसेंजर सिटिंग ऑन दैट व्हीकल। तो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा जाती है, प्राण ऊर्जा का संचार होता है, और प्राण ऊर्जा हमें हेल्दी रहने में, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली रहने में बहुत मदद करती है। प्राण ऊर्जा किसी भी इंडिविजुअल को, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, हर व्यक्ति को चाहिए होती है। प्राण ऊर्जा भारत में, इसको प्राण ऊर्जा कहा गया, ब्रह्म कहा गया, और सोसाइटीज में, जापान में इसको खी कहते हैं, चाइना में इसको ची कहते हैं, और इंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको बायो एनर्जी कहते हैं। तो आज आपको ये मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन प्राण ऊर्जा एंड द ब्रेथ यू आर टेकिंग इन एंड टेकिंग आउट। बट व्हेनेवर आई एम सेइंग ब्रेथ,
तो आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कीजिएगा कि मैं प्राण ऊर्जा के बारे में चर्चा कर रहा हूं। हमें प्राण ऊर्जा मिलती कहाँ से? सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्राण ऊर्जा हमें मिलती कैसे है, प्राण ऊर्जा हमारी बॉडी से ड्रेन कैसे होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहले जो हमें प्राण ऊर्जा मिलती है इन्वायरमेंट से, भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, वाटर यानी जल से, सूर्य की रोशनी से, और वायु यानी जैसा मैंने आपसे कहा जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं या श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, उसके माध्यम से भी हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा आती है। हजारों साल पहले ऋषि अच्छी तरह जानते थे कि जिसको आज हमारे समाज ने वेस्टर्न वर्ल्ड में बायो एनर्जी कहा, या चाइना में जिसको ची कहा गया है, जापान में की गया कहा गया, हजारों साल पहले ऋषि बहुत अच्छी तरह जानते थे कि किसी व्यक्ति को दीर्घायु यानी लंबी आयु को प्राप्त करना है, लॉन्जेविटी अगर उसको जीवन में पानी है, तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला हमारा स्पाइन का फ्लेक्सिबल होना, यानी हमारा मेरुदंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सफल होना चाहिए। दूसरा, हम कम समय में कम श्वास प्रश्वास करें। इसको जब हमारे ऋषि मुनि तंद्राओं में, गुफाओं में और जंगलों में जब वो प्रैक्टिस करते थे, तो वो ये जानते थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि क्या ऐसा चीज है या क्या ऐसा कारण है कि हम जो जीव जंतु हैं वो लंबी आयु कैसे प्राप्त करते हैं। तो वो इस निष्कर्ष पे निकले, जो कछुआ होता है वो 1 मिनट में लगभग 5 से 6 श्वास लेता है और वो 250 साल तक जीता है, 250 years। वेराज जो कुत्ता होता है वो 28 सांस लेता है और वो 14 साल लगभग जीता है। मनुष्य जो ऑन एन एवरेज 15 से लेकर 18 तक श्वास लेता है 1 मिनट में, 72-73 ईयर्स तक जीता है। तो ऋषियों को ये समझ में आया कि अगर हम अपनी प्राण वायु या प्राण ऊर्जा, अगर हम श्वास को कम लें, तो हम लंबी अवधि या लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। और श्वास ही हमारा जीवन तय करता है। नंबर ऑफ ईयर्स नहीं तय करते हैं कि हमें कितने साल जीना है, नंबर ऑफ ब्रेथ वी हैव टेकन इट, वो तय करता है कि हमें कितनी आयु को प्राप्त करना है। अब मैंने आपको बताया कि जो प्राण ऊर्जा या श्वास जो होती है, एनवायरमेंट, वाटर, सन, फूड, इससे हम इसको एनहांस कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों में अगर कहीं पर भी कोई समस्या है तो वी कैन वी विल लूज द प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा हमें हेल्दी रहने में बहुत मदद करती है। जो हमने सांस भरा, हमने अपने नेजल पैसेज से श्वास भरा और वो श्वास हमारे लंग्स में गया, फिर वहां से रेड सेल्स ने कैरी किया। मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली बता देना चाहता हूँ जिससे यू विल अंडरस्टैंड द बेस बेसिकली व्हाट आई मीन टू से। रेड सेल्स में गया, रेड सेल्स से डिफरेंट हमारे बॉडी के पार्ट्स में गया और वहां से उसने कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स लिया और दोबारा एक्सपेल किया हमारे नाक के माध्यम से। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के माध्यम से हमारे शरीर में श्वास श्वास के साथ साथ प्राण ऊर्जा भी जाती है। यदि हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को शैलो रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो सिंपल क्या होगा, हमारी बॉडी में कम श्वास जाएगा, तो कम श्वास जाने के कारण हमारी बॉडी में कम प्राण ऊर्जा रहेगी। साइंटिफिकली ये देखा गया है कि 1 दिन से लेकर 3 साल तक जो बच्चा होता है, जब वो श्वास लेता है, श्वास जब भरता है तो पेट ऊपर की ओर फूलता है, और जब वो श्वास छोड़ता है तो उसका पेट नीचे की ओर फूलता पिचकता है। और इस क्रम को वो बार बार करता है, जाने अनजाने में, मैकेनिकल। जैसे जैसे हम 3 साल की अवस्था के बाद हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा, जो हम ब्रीदिंग या जो श्वास ले रहे थे या जो छोड़ रहे थे, उसकी गति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, 3 साल से 18 साल के अवधि तक धीरे धीरे जो हमारे लंग्स में 73 मिलियन स्पोर हैं, छिद्र हैं, उन छिद्रों में 50 मिलियन जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, पोर्स बंद हो जाते हैं।
जब वो 50 मिलियन पोर बंद हो जाते हैं, इनके बंद होने के क्या रीजन वही मैं आपको बताऊंगा, एंड हाउ डज स्ट्रेस प्लेज अ रोल आपकी प्राण ऊर्जा को ड्रेन करने। तो जब ये बंद हो जाते हैं, इन क्षेत्र बंद हो जाते हैं, तो हम शैलो लेना शुरू करते हैं। तो जब हम शैलो ब्रीदिंग लेना शुरू करते हैं तो हमारे लंग्स के जो 5 कंपार्टमेंट्स होते हैं, राइट में 3 कंपार्टमेंट्स एंड लेफ्ट में 2 कंपार्टमेंट। इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, डायफ्राम होता है जो पूरा तय करता है कि हमें कैसे श्वास लेना है और कैसे हमें श्वास छोड़ना है। क्योंकि हमारा जीवन से सबसे पहला जो साक्षात्कार होता है माँ के गर्भ में, नाभि, नाभि प्रदेश से हमें सब कुछ मिलता है। सबसे पहले जब माँ के गर्भ में हमारा जो शरीर में सबसे पहले जो चीज बनती है वो नाभि बनती है। उसके बाद हृदय बनता है, उसके बाद मस्तिष्क बनता है। मस्तिष्क का तीसरा रोल होता है। लेकिन 3 साल की जब अवधि अवस्था को जब हम पूर्ण कर लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी का जो सेंटर है वो मणिपूरक चक्र है या तांदेन है, जिसको जापान में तांदेन कहते हैं। मणिपूरक चक्र जहां पर 72,000 नस नाड़ियों का गुच्छा है, जो हमारा सेंटर है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा सेंटर होने को, हमारा सेंटर ना भी प्रदेश होना चाहिए, बट हमारा सेंटर हो जाता है हमारा मस्तिष्क। जब हमारा सेंटर हो जाता है हमारा मस्तिष्क, तो धीरे धीरे विचारों का आगमन, एक दूसरे के प्रति द्वेष, प्रतिस्पर्धा जैसे विचार धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, भोजन का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भोजन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भोजन और जल दोनों ही दूषित है। तो अगर हम भोजन जल दोनों दूषित ले रहे हैं और विचारों को भी यदि हम दूषित ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये हमारे शरीर में, इनिशियली हमारे शरीर में श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको छोटा कर देगा। और लेटर स्टेजेस में क्या होगा, हमारे शरीर से प्राण ऊर्जा ड्रेन होती चली जाएगी। अब यौगिक साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.6, जब हम नॉर्मल, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, यदि हम 150 साल से लेकर 200 साल तक जीना चाहते हैं, जो हिमालय में बहुत सारे ऐसे योगी पाए गए जो इतनी लंबी आयु को उन्होंने प्राप्त किया, तो उसका मूल कारण क्या था, उन्होंने अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लिया। उन्होंने 1 मिनट में श्वास प्रश्वास की जो गति थी उसको 5 से 6 बार कर लिया। मैं यहाँ पे आपको एक क्रिया बताऊंगा जिसको आप भी बड़ी आसानी से 1 मिनट में श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको आप लोग भी बड़े आसानी से 6 से 7 कर पाएंगे। मैं उसको आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कैसे करना होगा। तो अब हमने क्या हुआ, जब हमने धीरे धीरे शैलो एंड फास्ट ब्रीदिंग लेना शुरू किया, तो जो हमारे लंग्स के अपर, मिडिल और लोअर पार्ट था, उसमें क्या हुआ, उसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे वहां टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो गए। फिजिकल लेवल पे, जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, मेंटल लेवल पे वो भावनाएं, वो कुंठाएं, जिनको हम समाज के प्रति, जो हम समाज ने हमें पीड़ा दी, जिनको हम व्यक्त नहीं कर पाए, जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, धीरे धीरे वो हमारे सेल्स में स्टोर होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो हमारे सेल्स में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, तो बॉडी का एक नियम है, हमारी बॉडी को अगर हेल्दी रहना है तो हमारी बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए, उसके साथ ब्लड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो हमारे बॉडी के एक एक सेल्स में जाएगा, हमारे सेल्स स्ट्रांग होंगे, ऑर्गन स्ट्रांग होंगे। ये साइंस है। हजारों साल पहले ऋषि ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि श्वास का हमारे जीवन में क्या रोल है, कैसे लंबी गहरी सांस लेकर हम आजीवन निरोग रह सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेने के लिए आपको किसी हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी योगी का आवरण आचरण करने की जरूरत नहीं है। साधारण जीवन में आप इसको अपना सकते हैं, जो कि बहुत सरल टेक्निक्स में जो आपको बताऊंगा। अब आपने हमेशा ये पढ़ा होगा कि जब हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। बिल्कुल, आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। बट शायद आपको ये बात आइडिया नहीं होगा कि जब हम श्वास लेते हैं 79% नाइट्रोजन लेते हैं, 20% हम ऑक्सीजन लेते हैं, एंड 0.6% हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं श्वास के द्वारा। तो आप सोचिए, यदि आप 20% ब्रीद इन कर रहे हैं ऑक्सीजन
और अगर आप शैलो ब्रीदिंग ले रहे हैं तो अपने शरीर को आप कितनी ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, उसमें भी आप अगर शैलो ब्रीदिंग ले रहे हैं, 50 मिलियन पोर ऑलरेडी बंद हैं और आप शैलो ब्रीदिंग एवरीडे ले रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, आप धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली फिजिकल लेवल पे, कुछ समय बाद मेंटल लेवल पे, और यदि इनिशियली आप मेंटल लेवल पे होंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा फिजिकल लेवल पे, बिकॉज डिजीज साइकोसोमैटिक, साइकोसोमैटिक इलनेस अगर ब्रेन में है तो शरीर में रिफ्लेक्ट करेगी, शरीर में है तो मानस पटल में रिफ्लेक्ट करेगी। तो जब आप 20% ऑक्सीजन ले रहे हैं जिसके बारे में आपको साइंटिफिकली मालूम नहीं था, आप ये हमेशा सोचते थे कि मैं पीपल के पेड़ के नजदीक चला जाऊंगा, बैठूंगा वहां पर मैं, और जितनी भी मैं ऑक्सीजन लूंगा तो वो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, पूरी 100% ऑक्सीजन ले रहा हूँ। जबकि साइंटिफिकली आप 20% ऑक्सीजन ले रहे हैं, 79% तो आप नाइट्रोजन ले रहे हैं। तो ये आपको ध्यान एज इंडिविजुअल रखना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल की जो लंग्स की कैपेसिटी होती है 1500, यौगिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1500 सीसी हमारी लंग्स की कैपेसिटी होती है ब्रीद इन करने की और ब्रीद आउट करने की। बट प्राय ये देखा गया है, प्राय ये देखा गया है, आउट ऑफ 10 पीपल, जनरली 7 to 8, they generally take not more than 500 to 600 cc breathe in and breathe out, in a sense कि कहाँ हमें 1500 सीसी ब्रेथ लेनी थी, कहाँ हम 500 600 सीसी ब्रेथ ले रहे हैं, एवरी डे 900 से लेके 1000 डिप्राइव कर रहे हैं अपनी बॉडी को ऑक्सीजन से। सो अल्टीमेटली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यू एक्सपेक्ट दैट हमारा सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा? हमारा सिस्टम कभी भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा अगर हमारे को प्रॉपर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना नहीं आता है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए जनरली ये देखा गया है कि बहुत सारे भारत में बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, अपने प्राणों को कंट्रोल, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन। महर्षि पतंजलि ने कहा कि कुंभक, प्राणायाम का महर्षि पतंजलि की परिभाषा में जब हम प्राण को ब्रीद इन करते हैं, उसको कुंभक यानी रोक लेते हैं, उन्होंने एम्फेसिस ज्यादा डाला ब्रेथ को रोकने में, यानी कुंभक होल्ड करने। मैं साइंटिफिकली आपको बताऊंगा कुंभक होल्ड करने से या प्राण ऊर्जा को जब हम लेते हैं अपने शरीर में, होल्ड करते हैं लंबी अवधि तक, तो हम अपने सिस्टम को कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे प्यूरिफाई करते हैं, और क्या हमारा सिस्टम डीप ब्रीदिंग जब हम लेते हैं तो क्या हमारा सिस्टम मदद करता है। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा स्वर विज्ञान क्या है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ परिचय दूंगा। स्वर क्या होता है, कैसे हमें श्वास लेना चाहिए, कैसे हमें प्रश्वास छोड़ना चाहिए, कि कौन से समय में हमारी ईड़ा नाड़ी और कौन से समय में पिंगला नाड़ी एक्टिव रहती है, सुषुम्ना नाड़ी का क्या रोल होता है, वो मैं आपको पूरा साइंटिफिकली यौगिक वे पे बता। अभी ऑफ लेटली फिनलैंड में रिसर्च हुई कि जनरली जो लोग प्रीडोमिनेंट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लगातार लंबा श्वास लेते हैं दिन भर, अगर ज्यादा उनकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वो श्वास ले रहे हैं तो वो तैयारी कर लें, उनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, कफ एंड कोल्ड, साइनस जैसी प्रॉब्लम्स उनको होना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा श्वास लेते हैं वो तैयारी कर लें, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, अल्सर, कोलाइटिस जैसी समस्या उनको हो जाए। ये रिसर्च में ये समझ में आया कि जब उन्होंने यौगिक टेक्स्ट को पढ़ा तो उनको ये समझ में आया कि ऋषियों ने भारत में ये कहा कि जब हम राइट स्वर यानी राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं वो कहलाता है सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर, और जब हम लेफ्ट से ब्रीद इन करते हैं वो कहलाता है चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी। जब हम राइट से ब्रीद इन करते हैं तो वो स्वर गर्म होता है, और जब हम लेफ्ट से ब्रीद इन करते हैं तो वो स्वर ठंडा होता है। यॉगिंग साइंस का ये मानना है किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में 90 मिनट, 90 मिनट हम अगर राइट से श्वास ले रहे हैं, 90 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो श्वास है
3 से 5 सेकंड वो दोनों नाक से चलता है, फिर वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल प्रीडोमिनेंट हो जाता है, और फिर हम लेफ्ट से 90 मिनट लेते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो चेंज होता है। 5 से 6 सेकंड वो दोनों नाक से निकलता है, और जब दोनों नाक से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, योग में उसको कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। हालांकि 72,000 नाड़ियों का वर्णन है योग में। 72,000 नाड़ियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तीन हैं, वो सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे पूरे जीवन काल को तय करती हैं, वो हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को हेल्दी रखती हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब आपने ये जान लिया कि हमारे श्वास का लेना छोड़ना, यदि हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लगातार 3 से 4 घंटे एवरीडे बार बार श्वास ले रहे हैं, वन गो में ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो आपको डिजीजेज होंगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, वो डिजीजेज आपको हो जाएंगी। और अगर कंटिन्यूसली आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, तो जो डिजीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो आपको हो जाएंगी। तो योग क्या कहता है? प्राणायाम के माध्यम से हम दोनों नेजल के जो नॉस्ट्रल के जो पैसेजेस हैं, उनको हम प्यूरिफाई करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। यदि वो प्यूरिफाई नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारा ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में हिंड्रेंस होगी, अवरोध होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? हम डीप ब्रीदिंग नहीं ले पाएंगे। तो योग ने इन दोनों नॉस्ट्रल के पैसेज को क्लियर करने के लिए योग ने षटकर्म की क्रियाएं बताई। षटकर्म की क्रिया में बहुत सरल क्रिया है। जल नीति लोटा, अगर जो योगी हैं वो जानते हैं। सूत्र नीति होती है, बाजार से आप ला सकते हैं। ये दोनों क्रियाएं इनिशियली जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद होती हैं। इन दोनों क्रियाओं से क्या होता है? जो एक्युमुलेटेड कफ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लेवल, एक्युमुलेटेड टेंशन इन टर्म्स ऑफ मेंटल लेवल, वो वहां से निकलना शुरू हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? आप डीप ब्रीथ या गहरा लंबा श्वास लेना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे आप गहरा लंबा श्वास लेना शुरू करते हैं, तो जो आपके 50 मिलियन स्पोर लंग्स में जो बंद हैं, जो टॉक्सिन्स के माध्यम से फिजिकल लेवल पे, जो बहुत सारी ऐसी दमित मनोस्थिति जिनको आप वर्णन नहीं कर पाए, जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने कुछ बोला और मुझे गुस्सा आया, और मैंने उस गुस्से को अपने शब्दों और हाथ के माध्यम से यदि मैंने उसको परिलक्षित नहीं किया, रिफ्लेक्ट नहीं किया, परिणाम स्वरूप क्या होगा? वो जो दमित भाव हैं, दमित भावनाएं हैं, वो धीरे धीरे हमारे सेल्स में जाकर स्टोर हो जाएंगे, और वो हमारे सेल्स में ऐसे नित्य प्रतिदिन अगर इस तरह की घटनाएं घटित होंगी, वो धीरे धीरे हमारे सेल्स में जाकर स्टोर हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? हम मानसिक रोगी हो जाएंगे। प्राणायाम कैसे हमें इन दमित भावनाओं को, टॉक्सिन्स को निकालने में फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कैसे मदद करता है, ये इस कार्यशाला में, इस वर्कशॉप में आपको जानना होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे दोनों नाक के जो छिद्र हैं, इनका क्लियर होना नितांत जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं है, तो अगर हिंड्रेंस है, तो जो आपके सिस्टम में जो ऑक्सीजन, जिसको आप प्राण ऊर्जा कह रहे हैं, वो कम जाएगी, और जितनी प्राण ऊर्जा आपके शरीर में कम जाएगी, उतना आप रोगी होते जाएंगे स्नेह स्नेह। तो आप किसी भी योग गुरु के सानिध्य में, किसी योग सेंटर में जाकर आप ये दोनों क्रियाओं को जरूर सीख लीजिए। ये दोनों क्रियाएं आपको श्वास प्रश्वास के लेने में मदद नहीं करेंगी। ये दोनों क्रियाएं आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस जिन लोगों को हमेशा रहता है, उसमें लाभप्रद होंगी। पेंडेमिक काल में यदि पेंडेमिक काल में यदि किसी कारणवश आपकी दोनों नेजल पैस, दोनों नाक में और साइनस कैविटी में कहीं पर भी अगर ये वायरस वहां पर स्टोर्ड है या बैठ गया है, तो यदि आप जल नीति को करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? जल नीति के माध्यम से, स्टीम के माध्यम से वो वायरस वहां से निकलकर हमारे स्टमक में चला जाएगा या बाहर चला
क्योंकि हमारे बॉडी का जो पीएच, स्टमक का जो पीएच लेवल होता है वो एसिडिक होता है, तो कोई भी चीज अगर आप हमारे स्टमक में गई तो बर्न हो जाएगी, वेदर इट इज टॉक्सिन और ये वायरसेस हैं, ये बर्न हो जाएंगे। अगर लेकिन उनको वहां पर उनको अगर वो वहां कुछ दिन रह जाते हैं तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो ये तो आपको ध्यान रखना होगा। अब डीप ब्रीदिंग का, प्राणायाम का हमारी लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने में कैसे मदद मिलेगी, वो मैं आपको अब चीजें बताने जा रहा हूँ। वेरी सिंपल टेक्निक, जापान में वो लोग जिन शिंदो रेकी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग अपने लंग्स को प्यूरिफाई करते हैं। क्योंकि श्वास में हमारे लंग्स का, मैंने आपको नाक का बताया, बहुत बड़ा रोल है, तो उतना ही हमारे लंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम कैसे अपने लंग्स को जिन शिंदो रेकी के माध्यम से प्यूरिफाई कर सकते हैं, सिंपल टेक्निक के माध्यम से, तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। टेक्निक नंबर वन, टेक्निक नंबर वन, आपने ये क्या करना है, ये देख लीजिए, ये वाला हमारा भाग है जिसको मैं कैमरे ऑन कैमरा भी दिखा रहा हूँ। इस वाले भाग को आपने इस तरह से प्रेस करना है। 1 मिनट क्लॉकवाइज एंड 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, या एट ए स्ट्रेच आप इसको प्रेस कर सकते हैं फॉर 1 मिनट लेफ्ट साइड के लिए, फॉर 1 मिनट राइट साइड के लिए। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, आपको नहीं समझ में आए कि हमको इसको कैसे करना है, तो मैं आपको दूसरी क्रिया बताने जा रहा हूँ। दूसरी क्रिया इज ऑल्सो वंडरफुल क्रिया टू प्यूरिफाई योर लंग। दूसरी क्रिया में आपने क्या करना है, सिंपल ये ले लीजिए, ऐसे थंब को फिंगर्स के अंदर रख लीजिए और फिस्ट के अंदर, और इस तरह से आप निरंतर टैप कीजिए फॉर 1 मिनट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इन जिन शिंदो रेकी। जब आप इस तरह से टैप करते हैं तो क्या होता है, हम अपने लंग्स को हिट करते हैं, बार बार हिट करते हैं, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर बिंदु हैं हमारे लंग्स के। जब हम बार बार हिट करते हैं तो उस माध्यम से वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है। और सारी साइंस ये कहती है, यदि कहीं किसी नाली में कचरा, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो अगर हम प्रेशर से पानी को थ्रो करते हैं तो वो निकल जाता है। जब हम इस विधि को से इस तरह से टैप करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है, और परिणाम स्वरूप जो हमारे लंग्स में टॉक्सिन्स हैं वो वहां से निकल जाते हैं। क्रिया नंबर टू, एंड द क्रिया नंबर थ्री इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। इसमें आपने क्या करना होगा, ये देख लीजिए, हमारे लंग्स के जो, ये हमारे लंग्स के ऊपर हमने प्रैक्टिकली क्या किया, एक वर्ड होता है हा, किस तरह से आप टैपिंग करेंगे, हाँ वर्ड से आपको क्या मदद मिलेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे टैपिंग इनिशियली आप 1 मिनट करें, धीरे धीरे जब आप अभ्यस्त हो जाएं तो यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर 3 मिनट्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। अगर एम्प्टी स्टमक कर रहे हैं दैट इज वेरी गुड। अगर आपको मॉर्निंग में समय नहीं मिल पा रहा है तो आपको शाम को इसका अभ्यास करना है। जब हम टैपिंग करते वक्त हा, हा वर्ड का जब हम संबोधन करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर जाता है। जब डायफ्राम हमारा ऊपर जाता है तो हमारी बॉडी मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करती है हमारे सिस्टम से। तो ये आप जिन शिंदो रेकी के 3 पॉइंट्स को आप कवर कर सकते हैं। वेरी सिंपल, anybody can practice, right from 8 years to 100 years can practice this. It's a very simple technique. प्राण ऊर्जा को एनहेंस करने की और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। एवरी डे इन द मॉर्निंग, अभी तो दिल्ली या और जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सारी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, बट एवरी डे इन द मॉर्निंग इफ यू हैव अ टाइम, आपने क्या करना है, अंडर द सनलाइट, अंडर द सनलाइट यदि आप ट्री को हग करते हैं, ट्री को हग कर लेते हैं फॉर 5 minutes, closing your eyes and bringing your awareness only on your breathing in and breathing out, you will surprise to know after 10 days your lungs will work, function, it will function very well, and mentally you will become very strong. It has got scientific reason, because जब आप ट्री को हक करते हैं, ट्री एक्सपेल करता है ऑक्सीजन, आपने हक करा हुआ है, जीवन से हमारा पहला साक्षात्कार
जब हम बच्चे होते हैं, जब माँ हमें गोदी में लेती है, तो हृदय की जो बीट होती है, वो बीटिंग की फीलिंग हमें नींद लाती है, सूदिंग करती है, डी स्ट्रेस करती है। सेम टेक्निक्स अप्लाई when you hug a tree and you close your eyes and bring your awareness only on your breathing in and breathing out, you will feel the same feeling which you feel in the womb of mother. आप बहुत आसानी से ट्री को हग कर सकते हैं। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर नदी है, जहां पर जल है या समुद्र है, तो आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को घुटनों तक उस पानी में डुबाकर, दोबारा समझ लीजिएगा, दोनों पैरों को घुटनों तक पानी में डुबाकर यदि आप 5 से 10 मिनट आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास के आने और जाने पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू इंक्रीज योर प्राण ऊर्जा। तीसरा व्यवहारिक तरीकों में आपने क्या करना है, जब आप मॉर्निंग सूर्य उदय होता है तो सूर्य की ओर ना देखकर अपनी पीठ आप सूर्य की ओर कर लीजिए और आसमान में टकटकी लगाकर 5 मिनट यदि आप देखते हैं, वो भी आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में आपका मदद करेगा। अब आपको ये जानना होगा, मैंने आपको जिनशिंदो तरीका बताया, मैंने आपको व्यवहारिक तरीके बताए, और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ब्रीदिंग की टेक्निक कुछ सिखाऊंगा। प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में, जैसा मैंने कहा कि प्राण ऊर्जा को घटाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है जल भोजन के अलावा स्ट्रेस। यदि आप जल भोजन एनवायरनमेंट सूरज सब चीजों को एक पल्ले में रख दें और एक पल्ले में अगर आप स्ट्रेस रख दें, यदि आपका स्ट्रेस का लेवल ज्यादा होगा तो कंपैरेटिवली क्या होगा, आपकी बॉडी से प्राण ऊर्जा ड्रेन करेगी, प्राण ऊर्जा निकलती है। तो प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अब जब मैं आपको सिस्टमैटिकली जो अभ्यास बताऊंगा, यदि आप इनको करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर में 10 से 15 दिन के अंतराल में इतनी प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। पहली क्रिया आपको अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ाने में काया स्थिरम, यानी अपने शरीर को बिल्कुल हमको स्थिल रखना होता है। एंड इसको आप क्या कर सकते हैं, जो लोग बीमार हों, जो लोग बेड रिडन हो, वो लोग चाहें तो अपने बिस्तर पे लेटकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और तर्जनी, इंडेक्स फिंगर एंड द पोर ऑफ योर थंब, उनको मिला लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और स्टिलनेस ऑफ एंटायर बॉडी इस पूरे सेशन को आप चाहें, जो लोग स्वस्थ लोग हैं वो पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, और जो अस्वस्थ लोग हैं, जो बेड रिडन हैं या बूढ़े लोग हैं, वो अपने बेड पे कायस्थरम क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया को करने के लिए हमें क्या करना होगा, मन ही मन ये संकल्प लेना होगा, जब हम कायस्थरम कर रहे हैं हमारा शरीर किसी भी परिस्थिति में हमारा शरीर हिलेगा नहीं, यानी इट विल बिकम स्टिल, टोटली स्टिल। उस सूरत में आपने क्या करना है, बार बार अपने मन को ऑटो सजेशन देना है कि मेरा शरीर किसी भी स्थिति में मेरा शरीर नहीं हिलेगा। और जब आप बार बार ऑटो सजेशन 1 और 2 मिनट्स देंगे, धीरे धीरे जो आपका माइंड कमांड देगा वो आपका शरीर फॉलो करता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है, यदि आप कहीं से टहलने जा रहे हैं या वॉक करते जा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाता है तो व्हाट हैपेंस, यू रन लाइक ए मिल्खा। व्हाई यू रन लाइक ए मिल्खा सिंह? माइंड ने एक गिवन सिचुएशन देखी कि ये सिचुएशन जो है इट इज ए फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उसने एक्टिवेट किया, इमीडिएटली आपके माइंड ने मैसेज कन्वे किया आपको लेग्स को, और आप वहां से भागे। सेम पैटर्न, सेम थिंकिंग, सेम एवरीथिंग वी विल फॉलो इन दिस पैटर्न ऑल्सो। तो जब बार बार आप संकल्प करेंगे कि मेरा शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद आपने क्या करना है, अपना पूरा कंसंट्रेशन, अवेयरनेस अपने श्वास के लेने पे और छोड़ने पर केंद्रित करना होगा।
जैसे ही आपको लगता है धीरे धीरे आप श्वास पर केंद्रित कर पा रहे हैं, इमीडिएटली अपने श्वास को अपने तानदेन यानी नाभि से 2 इंच नीचे आप ले आइएगा। आप देखिएगा कि जब आप सांस भर रहे हैं, आपको करना नहीं है, देखना है, दोबारा समझ लीजिएगा, आपको करना नहीं है कि डेलिबरेटली यू आर ब्लोइंग योर स्टमक लाइक ए बैलून एंड आप फिर उसको एक्सपेल कर रहे हैं। ऐसा मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा, जब जैसे जैसे आप इस सेशन को प्रैक्टिकली करते जाएंगे, इनिशियली क्या होगा, आपका शरीर तनाव रहित होगा, उसके बाद आपकी श्वास शिथिल हो जाएगी, उसके बाद आपका जो मन है, विचारों के जो मन में मधुमक्खियां चल रही हैं, इस प्रैक्टिस से वो धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप को, आप काम डाउन मेलो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। इस अभ्यास को आप चाहें तो 10 मिनट तक कर सकते हैं। जो लोग इसको बैठ के करेंगे तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि प्राय देखा गया है जब इस क्रिया को हम करते हैं, तो अगर हम लेट के करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा जो माइंड है वो ट्रांस अवस्था में चला जाता है और लोग नींद में आ जाते हैं। तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं, बैठ के करेंगे तो यू विल हैव अ मोर एडवांटेज, बिकॉज हमारा मेरुदंड स्ट्रेट रहेगा। जब हम बैठ के इस क्रिया को करते हैं तो हमारे 7 चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिसको मेडिकल साइंस एंडोक्राइन सिस्टम कहती है। और हमारा जो ब्रीदिंग होता है, जितना हमारा ब्रीदिंग ब्रेथ डीप होगा, हमारा तानदेन या हमारा पेट जितना फूलेगा, और जब हम श्वास छोड़ेंगे हमारा पेट जितना पिचकेगा, उतना ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी। और जब हम ब्रीद इन करते हुए अपने पेट हमारा जब फूलता है तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, और जब हम पेट हमारा पिचकता है डायफ्राम ऊपर जाता है। तो जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो हमारे बॉडी के लोअर लॉब्स में, जहां पर टॉक्सिन्स हमारे लंग्स में स्टोर्ड हैं, नेगेटिव थॉट्स स्टोर्ड हैं, एक्सेल एक्सपेल करने में वो कंपैरेटिवली ज्यादा निकलती हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक बालक के जैसा आपका आचरण स्वरूप हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 डे से लेके 3 ईयर्स तक। इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे क्या होगा, इट विल बिकम योर हैबिट। एंड जैसे जैसे आपकी हैबिट बनना शुरू हो जाएगी, जितने आप अपने तानदेन यानी सेंटर के नजदीक होंगे, यानी नाभि के नजदीक होंगे, जितना कंध के नजदीक होंगे, क्योंकि हमारा जीवन से साक्षात्कार 9 महीने तक माँ के गर्भ में सिर्फ और सिर्फ हमने नाभि को जाना। बाकी चीजें जब हमने पहला श्वास माँ के गर्भ से बाहर लेकर लिया, तब हमने उन चीजों को जाना। तो इसका मतलब हमारा जो पहला परिचय जीवन में था वो हमारी नाभि से था। तो ये क्रिया आपकी मदद करेगी। अब मैंने आपको बताया कि योगी लोग, जो मैंने कहा था कि कैसे 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस ले लेते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, एनीबडी कैन प्रैक्टिस। इसमें क्या करना होता है, इसको योग में हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर की नाड़ियों की जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनकी शुद्धि या प्यूरिफिकेशन होता है। और उनकी शुद्धि उन नाड़ियों में क्या होता है, वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, जिसको आयुर्वेद का कहना है कि हमारे शरीर त्रिदोष होते हैं। अगर हम इस विधि से प्राणायाम करते हैं, जिस विधि से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप 1 मिनट में ऑन एन एवरेज 5 से 6 बार सांस लेंगे। आप तो आप लगा लीजिए, अगर 10 मिनट इस अभ्यास को करते हैं और आप 15 बार या 16 बार सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, तो ऑन एन एवरेज 10 मिनट अगर आप इस क्रिया को करते हैं, तो 10 मिनट में एवरी डे आप 100 सांस बचाएंगे। और लगाइए, 1 महीने में 3,000 और साल में 36,000 सांस को आप बचाएंगे। और मैंने जब हमारी वेबिनार शुरू हुई थी तो आपको बताया था कि योग का मानना ये है, हमें लंबी आयु प्राप्त करने के लिए श्वास को कम लेना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कम श्वास लेते हुए कछुआ 5 मिनट श्वास प्रति मिनट लेता है, लगभग 250 साल तक जीता है। इस प्रैक्टिस को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, एवरेज ह्यूमन बीइंग जो 71-72 साल जी रहा है, इसको आप बढ़ाएंगे तो आप खुद देखेंगे 2 से 3 साल में आयु की जो आपकी अवधि है, जीवन की अवधि, longevity of your life will increase by 3-4 years more and healthy life। इसको आपको कैसे करना होता है, इसको करने के लिए आप पद्मासन सुखासन में बैठ सकते हैं। जो लोग पद्मासन सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं वो दीवार का सहारा लेके बैठेंगे। निश्चित तौर पे ध्यान रखेंगे कि हमारा स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। मेरुदंड का स्ट्रेट होना बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज जब हम सांस भरते हैं छोड़ते हैं, जो इम्पल्सेस नीचे से मूलाधार से चलती हैं,
वो इम्पल्सेस जो हमारे ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन से वापस आती हैं, यदि मेरुदंड हमारा फ्लेक्सिबल या मेरुदंड हमारा स्ट्रेट नहीं है, अगर वो बेंड है, तो हिंड्रेंस होगा उन इम्पल्सेस को, वो नॉन विजिबल पॉजिटिव एनर्जीज को जो मूव कर रही हैं हमारे 7 चक्रास में, उनको हिंड्रेंस होगा। इसलिए यू मस्ट प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ प्राणायामा विद योर कीपिंग योर स्पाइन स्ट्रेट। पहला। दूसरा, आपने क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में होगा, जो मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। स्पाइन को सीधा रखते हुए राइट हैंड आपका विष्णु मुद्रा में होगा। पहली दोनों फिंगर इस तरह से बना ली आपने और बाकी तीनों फिंगर स्ट्रेट रखी। या आप प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं, प्राणायाम मुद्रा, क्षमा कीजिएगा, प्राणायाम मुद्रा। आपने लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, ये दिस इज कॉल्ड प्राणायाम मुद्रा। जब हम अपने आज्ञा चक्र पे दोनों फिंगर रखते हैं और लेफ्ट हैंड इस तरह को इनको इस तरह से रखते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राणायाम मुद्रा। बट practically so far I have experience in my life that if you do with the Vishnu mudra, comparatively आप breathe in breathe out properly कर सकते हैं, systematically कर सकते हैं। इस प्राणायाम में आप कैसे करेंगे, आप इसको ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, स्पाइन को सीधा रखते हुए बिना आवाज के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से काउंट करते हुए, 4 काउंट करते हुए सांस भरा, 1 2 3 4। 4 काउंट करते हुए हमने सांस रोक लिया, 1 2 3 4। राइट से हमने सांस निकाला बिना आवाज के, 1 2 3 4। और 4 काउंट करते हुए हमने राइट से सांस भरा, होल्ड किया, 1 2 3 4। और लेफ्ट से निकाल दिया, 1 2 3 4। ये हमारा एक राउंड हुआ। मैं अभी आपको टाइम देख के बता सकता हूं कि हमारे को एक राउंड करने में हमें कितना समय लगा। तो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हम कैसे करना चाहिए। देखिए हमने क्या किया, वी हैव स्टार्टेड नाउ। As per my watch, we have just taken 16 seconds for one breath. So you can imagine मैं 15 लगा लेता हूँ 4 ब्रेथ, वेर एज आप 15 या 16 ले रहे थे। अगर इस विधि से आप करेंगे तो क्या होगा, इस विधि से जब आप श्वास भरेंगे, 4 काउंट तक आपने श्वास भरा, 4 तक होल्ड किया, 4 तक निकाला, 4 तक फिर भरा, फिर होल्ड किया, फिर निकाला, तो व्हाट बेसिकली आर डूइंग साइंटिफिकली, आप लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। सूर्य चंद्र नाड़ी को एक समय में दोनों नाड़ियों को चला रहे हैं, जिससे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। इस प्रैक्टिस को करते हुए आप जब श्वास को रोक रहे हैं तो आप कुंभक लगा रहे हैं। कुंभक लगाने से अपने ब्रेन को हम ऑक्सीजन से डिप्राइव कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन नए सिस्टम से अपनी तैयारी कर रहा है। क्योंकि इससे पहले हम क्या करते थे, मैकेनिकल, हमने सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, तो हमारे ब्रेन को मालूम था कि ये मैकेनिकल है, ये यंत्रवत तरीका है सांस लेने और छोड़ने का, तो इसलिए हमारे ब्रेन को उसमें कुछ करना नहीं था। यहाँ पर जब हमने श्वास रोका, भरा, रोका, छोड़ा, भरा, रोका, छोड़ा, तो हमारे ब्रेन को हम ऑक्सीजन से डिप्राइव कर रहे हैं, अपने सिस्टम में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, हमारे सेल्स की कार्य क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं साइंटिफिकली। मेंटल लेवल पे हम क्या क्या एडवांटेजेस गेन करते हैं जब हम इन सिंपल प्रैक्टिस को 10 मिनट्स करते हैं। सबसे पहले जब हम इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम काउंट करते हुए 4 सांस भरते हुए, काउंट करते हुए श्वास लेते हैं, 4 तक होल्ड करते हैं, 4 तक निकालते हैं, फिर 4 से भरते हैं, होल्ड करते निकालते हैं, तो हम प्राणायाम के साथ साथ ध्यान भी कर रहे हैं, यानी वी आर डूइंग मेडिटेशन ऑल्सो। बिकॉज विदाउट बीइंग अवेयर, जागरूक अगर आप नहीं है तो आप 4 काउंट कर नहीं पाएंगे, 4 तक रोक नहीं पाएंगे, 4 तक निकाल नहीं पाएंगे। So you are doing what we are doing basically. If you are doing for 10 minutes, you are doing pranayam along with meditation. श्वास प्रश्वास के माध्यम से आप ध्यान भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं, रोकते हैं, राइट से निकालते हैं, राइट से ब्रीद इन करते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने सिस्टम में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को हम एक्टिवेट करते हैं। राइट से हम ब्रीथ करते हैं तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में, जैसे मैंने आपको बताया, गिवन सिचुएशन में
आप जा रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप भागते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो जो इमीडिएटली फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है, जो आपको बोलता है आपको भागना, तो आप भागते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और आप भागते हैं। अगर ये सिचुएशन अगर ये सिचुएशन आपको निरंतर दिन भर में लंबी रहती है तो यू टेंड टू बिकम सिक। वेयर एज अगर आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, वो लंबा प्रोलॉन्ग है, यू विल बी काम कूल एंड रिलैक्स। तो ये बात आप इसको समझ लीजिए। एनीबडी कैन प्रैक्टिस राइट फ्रॉम 8 years to 100 years, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, एनीबडी कैन प्रैक्टिस। ये मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है या मैंने इसको एजाज नहीं किया है, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसको एजाज किया। उन्होंने इसको लोगों को बताया कैसे इससे प्रैक्टिस करते हैं, ये कैसे हमारे शरीर के सिस्टम को, कैसे पूरे हमारे शरीर के डिफरेंट हार्मोन्स को बदल देती है। अगर इस विधि से हम लगातार निरंतर श्वास और प्रश्वास छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन जैसे जो हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं, जो हमें एंडोर्फिन, जो हार्मोन्स हमें फील गुड देते हैं, उन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा। वो हमारे रक्त में वो हार्मोन जब ज्यादा होंगे, हमारे शरीर से नेगेटिव हार्मोन्स निकलना, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स निकलना शुरू होंगे, हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना शुरू हो जाएगा। दिस यू कैन प्रैक्टिस, अ वेरी सिंपल टेक्निक। टेक्निक नंबर 3, जिसको जापान में वो लोग थानदेन ब्रीदिंग कहते हैं, इसको भारत में हम लोग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। कैसे की जाती है इसको समझ लीजिए। वहाँ की टेक्निक में थोड़ा सा फर्क है। मैं क्योंकि मैं वहाँ भी रहा हूँ तो मैं आपको वहाँ की टेक्निक बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भारत में तो आप सारी टेक्निक जानते ही हैं। वहाँ की टेक्निक बताऊंगा तो जिससे आप एक नई टेक्निक सीखेंगे, और नई टेक्निक सीखने से आपको क्या क्या लाभ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना, इस तरह से देख लीजिए, और ठीक अपने नाभि के ऊपर रख लेना है या 2 इंच नीचे रखना है। योग में जिसको हम स्वादिष्ठान चक्रा कहते हैं, वहां आपने रख लेना है। आपने नाक से सांस भरते हुए, फॉर एग्जाम्पल आपने नाक से सांस भरा 1 2 3 4 5, आपने अपने पेट को बैलून नुमा, घड़ू नुमा फुलाया, और आपने 10 काउंट तक एक साउंड निकालना है। इसको आपने अभ्यास करना है। मैं आपको 2 से 3 बार कर देता हूँ प्रैक्टिकली, जिससे आपको समझ में आ जाए, और इसके आपको क्या लाभ होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। हमने अपने दोनों हाथ के फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया, और अपने अपने नाभि से थोड़ा सा नीचे, यानी जो हमारा नेवल बटन है उससे थोड़ा सा नीचे अपने दोनों हाथों को रखा। वो हमारा तानदेन है, हमारी 72,000 नस नाड़ियां हैं, मणिपुरक चक्र है वहां पर, जिसको योग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बुद्धिज्म में मणिपुर चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं आपको लेटर स्टेजेस में कभी मौका मिला तो एक्सप्लेन करूंगा। और आपने इस तरह से रख लिया, और हमने क्या किया, दोनों नासिका ग्रह यानी दोनों नासिका छिद्रों से, क्षमा कीजिएगा, सांस भरा, और बिना आवाज के हम सांस भरेंगे, और अपने पेट को मैं 5 और 10 के रेशो से करूंगा, इस अनुपात से करूंगा। मैंने दोनों नाक के छिद्रों से सांस भरा, और मैं अपने पेट को फुलाऊंगा, और फिर मैं मुंह से इस आवाज के द्वारा सांस को 10 काउंट तक निकाल दूंगा। मैं 3 बार करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। हालांकि मैंने आपको बताया 5 से 10, लेकिन जनरली जैसे जो जो अभ्यासी होते हैं हमारे जैसे, वो लंबा अवधि तक इसको करते हैं। हम ज्यादा डीप गहरा सांस भरते हैं और लंबा उसको डबल छोड़ते हैं। जब हम श्वास को मुंह से आवाज निकाल कर छोड़ते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपने स्टमक को इन करते हैं और मेंटली इमेजिन करते हैं, हमारा जो पेट है हमारे स्पाइन से मिल रहा है, हमारा पेट हमारे स्पाइन से मिल रहा है। जब इस क्रिया को हम बार बार करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। जब हमने सांस भरा, अपने पेट को फुलाया, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हमने क्या किया, अपने डायफ्राम को एक्सपेंशन किया, जो मसल्स
इतने सालों से उसका उनका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हुआ ही नहीं था, क्योंकि हम यहाँ तक सांस ले रहे थे, यहाँ तक भर रहे थे, तो वो नीचे हम सांस भरते नहीं थे। पहली बात तो इसका फिजिकल लेवल में ये एडवांटेज होता है। जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम अपनी डायफ्राम को ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जो लोअर लॉब्स में हमारे जो लंग्स के जो नीचे वाले पार्ट होता है और जो पीछे वाला हमारा लंग्स का पार्ट होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन्स वहां से बाहर निकलते हैं। जब हम अपना हाथ को अपनी मणिपूरक चक्र पर निरंतर रखे रहते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो स्टिमुलेशन ऑफ मणिपूरक चक्र विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में ऊर्जा का संचार ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जहां पर हमने हाथ रखा हुआ है, स्प्लीन, लीवर, पैनक्रियाज, बिग इंटेस्टाइन, उनको क्या होता है, पेनिट्रेशन स्टिमुलेशन मिलता है हाथ के माध्यम से। एंड अबव ऑल, जब आप इस तरह की डीप ब्रीदिंग करते हैं, छोड़ते हैं, डबल द प्रश्वास करते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब वो एक्टिव हो जाता है, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट की समस्या, डायबिटीज की समस्या हमें नहीं रहती हैं, क्योंकि हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम निरंतर काम कर रहा है। हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम अब बाहर निकालते हैं। जो स्टेल कार्बन डाइऑक्साइड जो इतने सालों से हमारे अलग अलग सेल्स में स्टोर्ड थी, वो निकलना शुरू होती है। और जब हम ब्रीद इन करते हैं, तो फ्रेश ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं। वो पोर्स जो ब्लॉक थे, जिनमें टॉक्सिन थे, जब हमने प्रोलॉन्ग एक्सहेलेशन किया, तो वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। प्रोलॉन्ग एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज भी जाता है, जब भी हमारी मृत्यु होती है तो प्रश्वास यानी श्वास बाहर निकल के होती है। तो ये क्या होती है, जब हम प्रश्वास लंबा करते हैं तो हमारी छोटी मृत्यु होती है, यानी हम काफी हद तक समाधि की अवस्था को प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहते हैं, उस ओर हम चलते हैं। So this you can practice every day for 5 minutes. Wonderful form of exercise. You must practice putting your hand on your navel, उससे थोड़ा सा नीचे रखिए, and must practice, must practice. This is also wonderful exercise आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, विड्रॉल, जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अभी ताज्जुब होगा कि यूएस में एक डॉक्टर ने एक रिसर्च करके 478 की एक टेक्निक निकाली, जो भारत में कुंभक, रेचक, पूरक के अनुपात से उन्होंने उस टेक्निक को नया नाम दिया। एंड्रू वेल नाम के एक डॉक्टर ने एक टेक्निक निकाली 478। उन्होंने कहा कि 4 काउंट तक आप नाक से सांस भरिए, 7 तक रोकिए और 8 तक आप मुंह से सांस को निकाल दीजिए। जिन लोगों को नींद ना आती हो, जिन लोगों को हमेशा स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी रहती हो, दे कैन प्रैक्टिस दिस ऑल्सो। एंड मेरा अपना अनुभव ये कहता है, यदि आप तानदेन की प्रैक्टिस करते हैं, तानदेन ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं, कंपैरेटिवली ये इतनी शानदार टेक्निक है जो आपको हर सूरत में इतनी मदद करेगी डिस्ट्रेस होने में। छोटे बच्चों को आज से सिखाइए, जिनके बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं या जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके छोटे बच्चे हैं, यू मस्ट टीच देम। जैसे जैसे आप इनको टीच करेंगे, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि साइंस कहती है जितना हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा, उतना हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो ज्यादा, उतना न्यूट्रिएंट ज्यादा, और जितने ये ज्यादा उतने हमारे सारे शरीर के सेल्स जो हैं उनकी कार्य क्षमता अच्छी रहती है। तो ये टेक्निक को आप कर सकते हैं। हालांकि मेरा टाइम लगभग खत्म हो गया। जैसा मुझे आदेश था कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आई एम जस्ट हैंडिंग ओवर दिस टू द ग्लोबल टीम, अगर आपको लगता हो। हेलो, कैन यू हियर मी? I request Yes, sir. Sati ma'am to please carry forward the session. If anyone has a question. Yeah, anybody Anybody have? like to ask any questions to sir? Any doubts on the workshop which he has conducted right now? सर मेरा एक क्वेश्चन है
जो आपने बोला कि सांस लेने के समय में 4 बार करके लेना चाहिए, फिर कुंभक 4 और बाहर भी 4 बार करना चाहिए। तो कोई कोई बोलता है कि रेशियो ये देता है कि 1:4 शायद, तो कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? नहीं, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। योग की परंपरा में क्या है कि अलग अलग अनुपात हैं। जब आप बिगनर हैं 1-1-1, फिर उसके बाद 1-2-1, फिर 1-2-2, फिर 1-4-2, ऐसा अनुपात है। योग में क्या कहा जाता है कि जो कुंभक होता है, बेस्ट जो कुंभक होता है, 50 सेकंड्स आप श्वास रोकते हैं, उत्तम है। 33 सेकंड रोकते हैं, मध्यम है। 16 सेकंड रोकते हैं, निम्न है। तो मैं आपको योगिक प्रोस्पेक्ट उससे नहीं बता रहा हूँ, मैं एज योगी, मैं तो आपको लेमैन की तरह बता रहा हूँ। मैंने तो आपको 4-4 का इसीलिए बताया एज लेमैन, आपको ज्यादा दुविधा में नहीं जाना है। कि अगर उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस तरह की शैली में कुंभक करेंगे, जो अनुपात आप पूछ रही हैं, रेशियो जो पूछ रही हैं, उसमें क्या होगा, उसके लिए देयर आर मेनी थिंग्स यू हैव टू फॉलो आल्सो, योर डाइट आल्सो, योर मेंटल वे। बिकॉज आपको मालूम है, शेर हाथी को जब हम उनको ट्रेन करते हैं तो स्लो स्लो करते हैं, ऐसे प्राण ऊर्जा भी शेर और हाथी है। तो इसलिए मैंने जो लेमैन की सामान्य भाषा में जो चीज आपको बताई है, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, कि अगर आप ये इसको करते हैं तो निरापद है, हार्मलेस है। यस सर। ठीक है मैम? यस, थैंक यू एनीबॉडी सर। हैव? सर नींद गहरी नहीं आती है, ड्रीम्स बहुत आते हैं, तो गहरी नींद के लिए क्या करें? देखिए, गहरी नींद का जो मूल मैंने हमेशा लाइफ में ये कारण माना है कि जिन लोगों को भी गहरी नींद नहीं आती है, जर्नली क्या होता है कि वो अपने भविष्य को खींच तान के या वर्तमान को खराब करते हैं। तो इससे सिंपल आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ जो आप कभी भी कर सकते हैं, आपको बड़ी मदद होगी। आप 10 मिनट एवरी डे, 10 मिनट एवरी डे एक तकिया ले लीजिए, पिलो ले लीजिए, तकिया, रूम को बंद कर लीजिए, अपने किसी परिवार के व्यक्ति को उस रूम में नहीं आने दें, और उस तकिए को आप हाथों से बीट कीजिए। इस तरह से हाथों से बीट कीजिए। इनिशियली जो भी भावनाएं, भाव आते हैं, उनको लगातार उस तकिए को बीट करते जाइए। व्हाट विल हैपन, पहले दिन आप उस तकिए को 10 से 15 मिनट बीट करते हैं तो बहुत सारे दमित भावनाएं जो स्टोर्ड हैं हमारे सेल्स में, वो हाथ के माध्यम से निकलना शुरू होंगी। जैसे जैसे रेचन शुरू होता जाएगा फिजिकल लेवल पे, वैसे वैसे आप मेंटल लेवल पे धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। वन थिंग। दूसरी, आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो तानदेन है, दिस इज ऑल्सो वंडरफुल टेक्निक। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, नाक से सांस भरा, भंवरे की गुंजन नुमा, आपने सांस को छोड़ा नाक से और गुंजन करते रहे। इसको आप रात को सोते वक्त जरूर कर सकते हैं। ये 3 चीजें रोल प्ले कर सकती हैं। और फोर्थ, वेरी सिंपल होम रेमेडी, दादी माँ के नुस्खे। आपने क्या करना है, देसी गाय का घी ले लीजिए, 2 बूंद राइट नॉस्ट्रिल में, 2 बूंद लेफ्ट में डाल लीजिए, रोज रात को डालिए। इससे एक तो आपको स्नोरिंग की समस्या कम हो जाएगी, पहला। दूसरा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, दूसरा। तीसरा, आपके ब्रेन सेल्स जिसको न्यूरॉन कहते हैं, वहां पर भी धीरे धीरे जो ड्राइनेस हो जाती है एज यू एज, वो कम होना शुरू हो जाएगी। और आप अपनी नाभि पे भी सरसों का तेल लगा। जी सर प्राणायाम खाली नाक पेट से क्या करना है या डलेगा? खाने के नाक बाद से कितने क्या टाइम पे ये डलेगा बात कर सकते सर? हैं? सर नाक से देखिए, क्या डलेगा? नाक से गाय का घी नहीं होता, गाय का घी? ओके ओके। ये You can क्या put it. कफ वाले जो है नाक में घी डाल सकते हैं जी? बिल्कुल डालिए, गुनगुना करके बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डालिए। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा जब आप इसको डालेंगे 2-3 दिन बाद, जो कफ के जो म्यूकस की जो हार्ड हो जाता है, जब आप गुनगुना डालेंगे वो मेल्ट करके बाहर निकलेगा। आपको श्वास प्रश्वास बड़ा नॉर्मल, आपको उसमें मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप बहुत अच्छी, एक और मैं आपको घरेलू चीजें बता देता हूँ, बिकॉज हम तो लोगों को बताते रहते हैं। आपने क्या करना है, जिनको नाक में कफ बहुत, जिनको बहुत नाक में कफ रहता है, जिनको, से सिंपल टेक्निक है। देखिए, दोनों नाक में नोस्ट्रिल, ये दो फिंगर्स डाले और नाक को बाहर किया, सांस लिया, 1 से 3 मिनट तक इस तरह से कर लीजिए। नाक से सांस लिया, नाक से छोड़ा, तो नेजल पैसेज में जो साइनस कैविटी जो होती है, 4 होती हैं, वहां पर जहां जहां म्यूकस वहां स्टोर्ड होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा डीप ब्रीदिंग के बाद। जी इसकी नमस्कार सर। होगी वो क्या विंटर जी। सीजन में भी डाल सकते हैं? जी, क्या कह रहे हैं? जिसकी कफ प्रवृत्ति है, क्या जी, वह विंटर सीजन में भी घी डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं, गुनगुन डाल सकते हैं, निश्चित तौर पर। मतलब चाहे सर्दी चाहे गर्मी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक। नहीं, उससे सर्दी गर्मी, मैंने बोला आपको गुनगुना आप डालेंगे, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। फिर क्या होगा, जैसे आपने डाला वो धीरे धीरे आपके नाक के द्वारा, वो धीरे धीरे आपके लंग्स में और सब जगह आना शुरू हो जाएगी।
तो जहां जहां पर योग कहता है कि वात के रोग 40 साल के बाद वात के रोगों का जो मूल कारण होता है हमारे शरीर में घी का कम होना, जबकि मेडिकल साइंस कुछ और कहती है। योगी को जो योगाभ्यास करते हैं उनको दिन भर में 2 चम्मच घी जरूर लेना चाहिए, और जो उनके एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट हैं, जो जॉइंट्स हैं, वहां पर उनको सरसों के तेल की निश्चित तौर पे मसाज करना चाहिए, और उसके बाद उनको शावर लेना चाहिए। जी ठीक, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर मेरे जी जैसे नोस्ट्रिल में ऐसे नहीं रहता, कफ नहीं रहता, लेकिन मेरे गले में बहुत ज्यादा उतरता रहता है, बहुत उतरता है मेरे जी गले के अंदर। जी तो उसके जी लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जिनको गले में कफ बहुत ज्यादा उतर रहा है, इसका मतलब उनका जो नेजल पैसेज या जो उनका साइनस कैविटी है वहां पर कफ बहुत ज्यादा स्टोर्ड है, जो मेल्ट नहीं हुआ। 1 2 3 4 ये 4 चीजें होती हैं। मैं आपको सिंपल एक जिनशिन रेकी की टेक्निक बता रहा हूँ, आपको रोज करा कीजिए 3 मिनट। ये देखिए, फिंगर ऐसे लिया, दिखा देता हूँ कैमरे के आगे। फिंगर ऐसे लिया और आपको रोज मॉर्निंग में इसको 3 मिनट कीजिए। रोज मॉर्निंग में 3 मिनट कीजिए। धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, जो जो सॉलिड कफ और म्यूकस बन चुका है इस थेरेपी के माध्यम से, वो जब आप बार बार टैपिंग करेंगे वो बार बार हिट होगा, और हिट होते हुए धीरे धीरे वहां से वो निकलना शुरू होगा। तो वो नाक से निकल जाएगा और मुंह से भी निकल जाएगा, जो स्टोर्ड है कई सालों से वो वहां से निकल जाएगा। एंड स्टीम, अजवाइन को 2 ग्लास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए हर ऑल्टरनेट डेज में, और उसको पानी को गर्म कर लीजिए, एक टॉवल रख लीजिए और नाक से और मुंह से सांस लीजिए और छोड़िए। नाक से भरा, मुंह से छोड़ा, मुंह से भरा, नाक से छोड़ा। इस क्रम को यदि आप बार बार करेंगी तो आप देखेंगे 3 से 5 दिन में इतना ज्यादा फर्क हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। सर गुड मॉर्निंग। ये सूर्य नाड़ी और नाड़ी के बारे में पूछना था। पूछे मैम। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि सूर्य नाड़ी किसे कहते हैं, चंद्र नाड़ी किसे कहते हैं। देखिए, इसको बड़ा अच्छा है, जब यू आर ए मैरिड वुमेन। जी सर। आप मैरिड है ना? जी तो आप सर। जब आपकी शादी हुई थी तो पति किस साइड बैठे हुए थे? बाईं तरफ, दाईं तरफ। दाएं तरफ। तो राइट साइड इज मैस्कुलिन एंड लेफ्ट इज फेमिनिन। समझ गई? तो हमेशा ध्यान रखिए, राइट हैंड हमारा जब काम करते हैं जनरली देखा गया है कि राइट हैंड मजबूत होता है, तो राइट इज सूर्य नाड़ी एंड लेफ्ट इज चंद्र नाड़ी। ओके, थैंक यू सर। और सर सुषमा नाड़ी? जब दोनों से ब्रेथ एक साथ चलता है, वो मैंने बोला thank 5 से 6 सेकंड चलता है, जब वो चेंज होता है 90 मिनट्स के बाद। और हाँ, ज्यादातर जब योगी जो परम पिता को जान लेते हैं उनका हाँ जी, चलता है। हमारा तो नहीं चलता हुआ है क्योंकि मैं तो एक संसारी हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। जी जी सर ईड़ा नाड़ी, सर ईड़ा नाड़ी? लेफ्ट, पिंगला राइट, ईड़ा लेफ्ट, ठंडा। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सूर्य एंड चंद्र सिंपल समझ लीजिए। ईड़ा और इतने ना यौगिक उस पर टर्मिनोलॉजी में मत जाइए। सूर्य एंड चंद्र बस। राइट गरम, लेफ्ट ठंडा। जी सर, ये सब प्राणायाम दिन में कितनी बार करें और खाने के कितने टाइम बाद करें? खाने के जनरली प्राणायाम के अभ्यास में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। दिन में कितनी बार करें, इसमें इनिशियली तो आप धीरे दिन में 1 बार करिए। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसके बाद आपको बढ़ाना होगा। प्राणायाम आपको कोशिश करना चाहिए निसंदेह खाली पेट, अगर भोजन लिया है तो 2.5 से 3 घंटे के बाद। और प्राणायाम को करने से पहले आपको षटकर्म की कुछ क्रियाएं सीखनी होंगी। प्राणायाम का जो इसका तरीका होता है, आपने क्या करना है, पहले षटकर्म सीख लेना है। अगर षटकर्म आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आसनास पे जब आप आसनास को करते हैं उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे। और प्राणायाम में जो मैंने आज आपको बताया नाड़ी शोधन, इससे आप शुरुआत कीजिए। इनिशियली आपको लगता है कि आप कुंभक नहीं लगा रहे हैं, तो नाक से लिया, लेफ्ट से लिया, बिना कुंभक लगाए राइट से छोड़ दिया, राइट से भरा, बिना कुंभक लगाए लेफ्ट से छोड़ दिया। इस क्रम को शुरुआत में कर लीजिए। इस क्रम से धीरे धीरे क्या होगा, आपके ब्रेन, आपका शरीर उस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करेगा। क्योंकि प्राण ऊर्जा अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा है और आपका डाइट वाइट और प्रॉपर्ली कंपैरेटिवली आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो। इसको ऐसा भी समझिए। जी सर मैं आपसे सर नमस्कार सर, मैं पवित्र बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक पूछना चाहता था, हम कुछ दिनों से हम लोग योगा करने के वजह से हमारे जो फूडिंग सिस्टम है उसके ऊपर में मेरा कंट्रोल हो गया है। मतलब जैसे कि एक टाइम खा सकते हैं, जो पहले जो योगी जैसे करते थे एक टाइम खा के योगा करते थे, किंतु सडनली मेरे से ऐसा चेंजेस हो गया है कि कोई मेरे ऊपर गुस्सा करता है तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ,
और फूड सिस्टम भी कंट्रोल दैट कर इज पा वेरी रहा गुड, हूँ, ऐसा मैं कुछ दिनों से मैं अनुभव दैट इज कर रहा वेरी हूँ। गुड। तो मैं ये जी जानना चाहता था आपसे कि छोटी सी चीज आपने उलम विलम की बताया, माइंड की बताया, और एक चीज है कि हमारा जो अष्टांग योगा है उसको अच्छे से जी प्रोसेस में कैसे कर सकते हैं। आपने जो शॉर्ट फॉर्म जो बताया कि पूरा क्लियर करने के लिए वो कैसे कर सकते हैं, आप मुझे वो बताइए कि हमें एक नियम से देखिए, चले तो हमारा जो आप एज ज्यादा बढ़ने की जो बात बोले वो करेक्ट है, मैंने वो बोला है वो राइट है सर, उसके ऊपर में मुझे पूरा डिटेल्स में समझाइए सर। देखिए प्रैक्टिकली जैसे आपने बताया कि बड़ा अच्छा है कि योगा करने से आपकी बहुत सारी चीजें बदली हैं फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये साधना है, ये सतत प्रयास है, ये एवरीडे प्रैक्टिस है। धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको अलग अलग मैसेजेस देना शुरू करेगा। अगर आप अल्पाहारी हैं, इट इज वेरी गुड। अल्पाहारी का क्या मतलब होता है? कम भोजन करना। देखिए हमारा जो जठर होता है वो पेट हर इंडिविजुअल की अपनी मुट्ठी के बराबर होता है। अगर ये देखिए इतना मुट्ठी के बराबर अगर आपका पेट है, तो अगर डाइट में एक सिंपल जो नियम है, खाने पीने में जो सबसे सिंपल नियम ये होता है कि हमारे बॉडी के, हमारे पेट को हम 4 कंपार्टमेंट में बांट लेते हैं। 2 कंपार्टमेंट हमें फूड लेना चाहिए, एक कंपार्टमेंट वाटर, एक कंपार्टमेंट हमें छोड़ देना चाहिए गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए। तो जनरली इसका सिंपल जो लैंग्वेज में ये है कि अपनी एपेटाइट को आधा कर लें। जी। और मैं दादा, ये बड़ा लंबा विषय आपने मुझसे पूछा कि अष्टांग योग, इट इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और ये कम समय में मतलब इतना एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट जिनसे आप सीख रहे हैं, डॉक्टर गोपाल गोपाल जी से सीख रहे हैं, निश्चित तौर पे वो अगर आप उनसे पूछेंगे क्लास में तो बहुत सारी चीजें वो एक्सप्लेन करेंगे कि आपको, क्योंकि एज योगी होना और एक प्रैक्टिशनर होना दोनों में थोड़ा फर्क है। बट एक प्रैक्टिशनर ही कल योगी होगा, इस बात का मेरा मानना है। जी हाँ ये सर आपने सही बोला, एक पाकिस्तानी ही एक योगी हो सकता है। सांसारिक में रहने के बाद, एक मैरिज करने के बाद भी वो चीज कंटिन्यू करके वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। वो हमारा हिंदू शास्त्र में लिखा है। किंतु वही है जो जो जी पतंजलि ऋषि ने बनाया था कि अष्टांग योगा, वो हम लोगों को पूरा जी बताए, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को भी हम बता सके। बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं मैं पूरा अच्छे से क्लियर समझ रहा हूँ। मेरे बॉडी भी चेंजेस हो रही है, धीरे धीरे माइंड भी चेंजेस हो रही है, इमोशनल के ऊपर में कंट्रोल रह रहा है, क्या सही है क्या गलत है वो सही में पकड़ हो रही है, धीरे धीरे जा रही है। तो मैं वही चीज में आपको इस एक मंथ में जो चीज चल रही है, थोड़े दिन एक में जितना मेरे चेंजेस हो गया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अमन भाई का। सर आज आपका वजह से भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थोड़ा भी आगे भी बताइए कि कैसे और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर में। देखिए, जिन योगीज के साथ जिनका आपने नाम लिया, उनके अगर संरक्षण में आप निरंतर सीख रहे हैं तो पतंजलि योग सूत्र तो 8 लिम्स का है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 लिम्स हैं, एक स्टेप है। तो वो तो धीरे धीरे आप 1 महीने में अगर आप कह रहे हैं आप में इतना मूलभूत परिवर्तन आया, तो आने वाले समय में तो दादा आप करते जाएंगे तो you will see lot of changes in you. So have patience also, because it is not one day capsule which you'll have it, or one day 1 month capsule you have it, and things will evolve करेंगे, आप सीखेंगे नई नई चीजें। अगर आज की वर्कशॉप से अगर आपको, मेरा अपना मानना है कि अगर आपको 2% 1% भी कोई नई चीज मिली होगी तो दैट विल एड ऑन एंड एनहांस योर द नॉलेज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर प्रणाम। प्रणाम। अच्छा एक चीज आपने बताया था कि जैसे कि प्राणायाम के समय में जैसे पूरक 4 तक काउंटिंग, कुंभक 4 तक काउंटिंग और रेचक 4 तक काउंटिंग जी करनी है, तो क्या जी ये बेटर है या फिर रेचक को थोड़ी ज्यादा काउंटिंग करके चलनी है? बेटर देखिए क्या है? बेटे क्या है कि जब हम किसी भी साधना को शुरू करते हैं तो हम, अगर साधना की यात्रा हमारी जेड तक है तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फिजिकल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर क्या है कि साइंस का ये नियम है कि हमारा जो ब्रेन को समझने में और ट्रेन होने में शरीर से ज्यादा समय लगता है। तो आप दूसरा वाला ना करके इनिशियली अगर आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपको तो करना ही होगा, ये नाड़ी शोधन तो ये करना ही होगा। तो नाड़ी शोधन से क्या होगा आपको, एक तो आप यू विल लर्न द बेसिक ऑल्सो, एंड आप पूरी प्यूरिफिकेशन ऑफ योर पूरी नाड़ी, जो 72,000 नाड़ियां, उनकी शुद्धि करेंगे धीरे 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 धीरे, उचित खान पान के द्वारा, उचित आचरण व्यवहार के द्वारा। हालांकि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपका व्यवहार जो होगा मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा, एटीट्यूडनल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, चीजों को सहज लेना शुरू करेंगे, तो सिर्फ ये प्रैक्टिस के द्वारा। जी सर एक क्वेश्चन था मेरा
जी सर ये वेरिकोसस वेन में ये फायदा करता है क्या, ये जो आपने बताया वेरिकोज वेन में आसन? प्राणायाम आसन में वेरिकोज वेन में जो वेरिकोज वेन का वो जो डक्ट होते हैं जो ब्लड को वापस हार्ट में लेके आते हैं, वो डक्ट तो खुल जाते हैं, तो वेन का और जो ब्लड होता है हमारे नीचे पैरों में आ जाता है, हमारी पहले वो नीली हो जाती है। उसका सिंपल आपने क्या करना है, मैं आपको बहुत सिंपल एक टेक्निक बता देता हूँ जो आपको ऑलवेज काम आएगी। वेरिकोज वेन की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको क्या करना चाहिए, बहुत लंबी अवधि तक बैठना नहीं चाहिए और बहुत लंबी अवधि तक खड़ा नहीं होना चाहिए। उनके लिए सिंपल है, आप एम्प्टी स्टमक अपने पीठ के बल लाई डाउन ऑन योर बैक एंड दोनों पैरों को दीवार पे लगा दीजिए 90 डिग्री, दोनों पैरों को। और घड़ी से देखकर हर रोज घड़ी से देख के 10 मिनट इस अभ्यास को सवेरे करिए और 10 मिनट शाम को करिए। तो इससे क्या होगा, जो ग्रेविटी है, जो वेरिकोज वेन में क्या हो रहा है, ग्रेविटी आपके जो ब्लड को नीचे की ओर पुल कर रही है, तो वो स्टोर्ड हो जा रहा है। हम अगेंस्ट दी ग्रेविटी कर देंगे, तो अगेंस्ट जब ग्रेविटी कर देंगे तो धीरे धीरे ब्लड जो है वो पुल होकर ड्रेन होके वापस आएगा हमारे लंग्स में, फिर वो वापस चला जाएगा। तो इस तरह से इस क्रिया को आप 10 मिनट सवेरे कर सकते हैं, 10 मिनट शाम को कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। सर नमस्कार। सर एक नमस्कार। सर एक क्वेश्चन था सर। मैं षटकर्म करता हूँ, स्पेशली जलनेती, तो मुझे मतलब कोल्ड हो जाता है। मतलब कि जब भी मैंने किया है षटकर्म में जलनेती तो मुझे कोल्ड हो जाता है। जलनेती में आप नमक डालते हैं? हाँ जी सर, गुनगुना गर्म पानी करके और गुनगुना नमक पानी डालते हैं। उसमें दो कारण है, जिन लोगों को कोल्ड हो जा रहा है उसका दो कारण होता है। जलनेती करते वक्त, जब आप जलनेती कर रहे हैं, तो जब आप भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका को आप किस तरह से करते हैं, भस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भस्त्रिका करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एंगल से। पहले आपने इनिशियली ये किया, फिर ऊपर, सेंटर, लेफ्ट, डाउन पूरा किया, जिससे कहीं पर भी अगर साइनस में, कहीं पर भी अगर कैविटी में, कहीं पर भी ये 2 बूंद 3 बूंद भी रह जा रही तो वो आपको बीमार कर देगी। और जिस दिन आप जलनेती करते हैं उस रात आपने क्या करना है, गुनगुना सरसों का तेल लेना है, गुनगुना सरसों का तेल, घी नहीं, सरसों का तेल लेना है, दोनों नाक में आपने डालना है। जी सर, धन्यवाद। इसको करके देखिए जी। ओके सर, थैंक यू। राइट मैम, शुड आई मेक ए मूव? धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत प्राण ऊर्जा का ज्ञान देने का। आपका एक सवाल था So सर। on behalf of Yoga Alliance, I extend my sincere thanks to you, sir. We had a wonderful session today, and I have a strong feeling that we all will be highly benefited with the knowledge which you have shared with us all. Thank you so much. Pleasure is mine, and thank you everyone. You heard me very patiently, and in future, if anything we can do, we will try to do. Thank you very much. आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहले DD1 पे आता था, मैंने देखता था, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, DD1 पे भी आता था आपका। जी 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 जी, शुक्रिया जी। तो बहुत पुराने समझे, मैं आपका कल फोटो देखा, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, सुनील जी आ रहे हैं। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं 2006 में DD1 में मेरे प्रोग्राम्स किए, करीब 1200 प्रोग्राम्स किए थे जी। और डेली आता था, डेली। हाँ जी जी जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। टेक केयर, बाय।